वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति समय और सामाजिक चेतना के साथ अपनी रणनीति में लगातार बदलाव करती रही है और इस तरह की डायनेमिक पॉलिटिक्स भारत में कभी किसी पार्टी ने अख्तियार नहीं की। 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के प्रति लोगों में पैदा हुए गुस्से के मुकाबले में नरेंद्र मोदी ने खुद को लोगों की उम्मीदों और मजबूत भारत के सपने से जोड़ा। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने देश के उस तबके पर फोकस किया जिसको पिछले 5 साल की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा था। बिजली, रसोई गैस, राशन, घर, शौचालय वगैरह वगैरह। अब 2024 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी मुस्लिम समाज के अंदर उस बड़े तबके तक पहुंचने की कोशिश में हैं जिसको सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। यह तबका पसमंदा कहलाता है, यानी कि गरीब पिछड़े मुसलमान। आंकड़े में आपको बताऊं तो 80 से 85% मुसलमान पसमंदा हैं, मगर समाज और सत्ता में दबदबा अगड़े मुस्लिमों का रहा है, जिन्हें अशरफ कहते हैं। पसमानदा मुसलमानों का मंच नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद से देखने लगा है और इसको आप बस बयान मान रहे हैं तो आपको समाज और राजनीति की समझ अपनी दुरुस्त करनी होगी। यह एक ऐसे सामाजिक बदलाव का संकेत है जो क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तन का आधार हो सकता है। पसमंदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लगाने वाली मोदी सरकार बाकी सरकारों से इस मामले में अलग है कि उसकी योजनाओं में आने वाले कई सालों का ब्लूप्रिंट शामिल है और रणनीति में जो बदलाव दिखता है यह उसी का नतीजा है। पसमानदा मुसलमानों का वह तबका है जिसको सिर्फ गिना जाता है, मगर उस अनुपात में उसको हक नहीं मिलता। मैं कहीं एक चर्चा में था तो एक मुस्लिम बुद्धिजीवी ने कहा कि पसमंदा पुलाव में तेज पत्ते की तरह है। जब पकवान बन जाता है उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है तो जायके का मज़ा लेने वाले को लगता है कि सारा स्वाद चावल का ही है, और पसमंदाओं को लगता है कि फेंक दिए जाने के बाद भी जो सारा चावल है वो वही है। मुझे लगता है कि बात बहुत हद तक सही थी। पसमानदा हैं तो 3/4 से अधिक, लेकिन कुछ रत्ती भर ही नहीं।
सारा माल मुसलमानों का ऊपरी तबका यानी कि अशरफ खा जाते हैं। आगे इस अशरफ और पसमानदा को हम समझेंगे, लेकिन अभी बस आप ये देखिए कि इसी पसमानदा तबके पर बीजेपी की ने नज़रें गड़ा रखी हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि पार्टी अपने लिए नए वोट बैंक की तलाश में है और पसमानदा को सरकार से जोड़ने के इतने कारण हैं कि न सिर्फ मकसद आसान हो जाएगा, बल्कि उसको लेकर अभी तक जो राय बनाई जाती रही है वह भी पूरी तरह बदल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसमानदा रणनीति का आधार क्या है? केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, जिनके आधार पर सरकार यह दावा कर सकती है कि उसके राशन, रसोई घर से लेकर मकान और इलाज तक के पैसे का बंदोबस्त वह कर रही है। ऐसे में अगर कोई यह कहता है कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है तो वह सरासर बरगला रहा है। जाहिर है केंद्र सरकार पसमानदा समाज के बीच उन तमाम योजनाओं के फायदे को लेकर जाएगी जो उस तबके को मिलते रहे हैं। मैं आपको राशन, रसोई, गैस, मकान, शौचालय ये नहीं बता रहा, बल्कि शादी शगुन योजना के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं इसको? दरअसल यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए 2017 में शुरू की गई थी। इसके तहत वैसी लड़कियां जो ग्रेजुएट की पढ़ाई कर लेती हैं, उसके बाद शादी करती हैं, तो उनको 51,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलते हैं। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा गरीब और किसान, किसी जाति या कौम को नहीं, बल्कि उन लोगों को मिलता है जो उसके हकदार हैं। पसमानदा मुसलमानों के बीच समर्थन जुटाने का आधार यही बात है। अब सवाल उठता है कि पसमानदा हैं कौन? एक मज़ेदार बात यह है कि हिंदुस्तान के लोगों ने इस्लाम को अपनाया तो ज़रूर, मगर उन्होंने अपनी जातियां नहीं छोड़ी। वे अपने पेशे और पहचान के साथ ही उस धर्म में रहे जिस धर्म को उन्होंने अख्तियार कर लिया, खासकर इस्लाम। जबकि इस्लाम कहता है कि यहाँ हर बंदा बराबर होता है, क्या राजा क्या रंग, मगर हिंदुस्तान में उसका यह उसूल नहीं चला। हमारे यहाँ मुसलमान 3 जाति समूहों में बटे हुए हैं, यानी कई जातियों का एक समूह और कई और जातियों का दूसरा समूह, वैसे तीसरा कुछ और जातियों का समूह। जैसे हिंदुओं में कुछ जातियों का समूह फॉरवर्ड कहा जाता है, तो कुछ का एक समूह है जो बैकवर्ड होता है, और कुछ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती हैं। उसी तरह मुसलमानों की तमाम जातियों का एक समूह है जिसको हम अशरफ कहते हैं, दूसरा अजलाफ और तीसरा अरजाल। अशरफ मतलब सैयद, शेख, पठान, मिर्ज़ा, मुग़ल, ये सब जो टाइटल लगाने वाले लोग होते हैं वो अशरफ कहलाते हैं, उस ग्रुप में आते हैं। ये हार कास्ट वाले लोग होते हैं, जैसे हिंदुओं में ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य वगैरह वगैरह। जो दूसरा वर्ग है जिसको हम अजलाफ कहते हैं, इसमें वे जातियां आती हैं जो हिंदुओं में ओबीसी कैटेगरी जातियां होती हैं। आप मान लीजिए कि अजलाफ जो मुसलमानों में जातियां हैं वो यही हैं। इनमें जो लोग अपने नाम के आगे अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी ये सब टाइटल लगाते हैं वे आते हैं। आप पाएंगे कि कुरैशी मीट का व्यापार करते हैं और अंसारी कपड़ा बुनाई के पेशों से जुड़े होते हैं। ये हिंदुओं से मुसलमानों में गए। हिंदुओं में उनकी बराबरी की जातियों को आप देखें तो यादव, कोयरी, कुर्मी ये तमाम जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं। जो तीसरा वर्ग है अरजाल, इसमें हलाल खोर, हवारी, रज़ाक जैसी जातियां शामिल हैं। हिंदुओं में मैला ढोने वाले, काम करने वाले जो इस तबके के लोग होते हैं, जो दलित, शोषित, मुस्लिम समाज में हलाल खोर और कपड़ा धोने के काम करने वाले धोबिया, रज़ाक कहलाते हैं। यानी कि हिंदुओं में जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं वे इस्लाम में जब गए तो अरजाल में रखे गए। धंधा वही पुराना वाला। यह अजलाफ और अरजाल कैटेगरी में जितनी जातियां आती हैं वे ही पसमानदा कहलाती हैं। इन दोनों को जोड़ करके पसमानदा कहते हैं। और ये कुल जो मुस्लिम समुदाय हिंदुस्तान का है उसका 80 से 85% है। अशरफ क्लास में मुसलमानों की आने वाली जातियों के अलावा जितना बाकी समाज है मुसलमानों का वो पसमानदा है। बस आप यही समझ लीजिए, बहुत बड़ा तबका है। तो वैसे लोग जो मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं उनमें से हैं। आखिर अभी की जो राजनीति है उसमें बीजेपी अपना भरोसा कैसे पसमानदा में बिठा पाएगी, ये सवाल लोग करते हैं। और प्रधानमंत्री को बोलना चाह रहा हूं कि ये जुनैद और नसीर को हरियाणा में राजस्थान से किडनैप करके हरियाणा में लाकर जिंदा जला दिया गया। आपकी सरकार है। आपकी सरकार ने वहां पर गौरक्षकों को, पसमानदा लोगों को मारने के लिए हथियार के लाइसेंस दिए। उसको पकड़ते नहीं आप वो आदमी को जिसके पास हथियार है लाइसेंस के, उसका नाम है एफआईआर में।
प्रधानमंत्री हमको ये बताओ कि फिर आप कर्नाटका में रिजर्वेशन क्यों निकाले भैया? वही तो पसमानदा बैकवर्ड क्लास ऑफ मुस्लिम्स को मिल रहा था ना, आप तेलंगाना में निकालना चाहते। आप ही तो कर रहे हैं सब ये। कह रहे हैं आमतौर पर बाकी सभी दलों के जो राजनेता होते हैं बीजेपी के विरोधी दल के, वो यही बात कहते, मुसलमान होने के नाते नहीं बल्कि गैर मुस्लिम नेता जो दूसरे दलों के हैं वो भी यही कहते हैं। और इसका सच मैं आपके सामने आज रखने की कोशिश करूंगा ताकि ये जो बयान आप सुनते रहते हैं इसके बरक्स जो सच्चाई है सरकार की और बीजेपी की वो क्या है। आपको शायद ही ये पता होगा कि भारत में मुसलमान अपनी जातियों में ही शादी ब्याह नाता रिश्ता करना चाहते हैं। अलग जातियों के रिवाज अलग अलग हैं। अगर आप गौर करेंगे तो मुस्लिम इलाकों में भी जाति के आधार पर कॉलोनियां बनाई गई होती हैं। कुछ मुसलमान जातियों की कॉलोनी एक तरफ बनी हुई होती है तो कुछ मुसलमान जातियों की दूसरी तरफ। अगर आप यूपी के संभल में जाएंगे तो तुर्क और लोधी ये मुसलमान मिलते हैं और उनके बीच आपस में काफ़ी तनाव रहता है। उनके अपने अपने इलाके हैं। उत्तर प्रदेश के जिन राजपूतों में मुस्लिम धर्म अपनाया वे अभी भी अपने नाम के साथ चौहान लिखते हैं। जिस मुसलमान के साथ तौकीर चौहान, शम्स चौहान, इसका मतलब कि वो कन्वर्टेड राजपूत हैं। खुद को ये लोग राजपूत मानते हैं। कई जगहों पर आप पूछ परख करेंगे तो पता चलेगा कि जाति के आधार पर कई मस्जिदें बनाई गई हैं। गांव-गांव में जातियों के हिसाब से कब्रिस्तान बने हैं। जैसे हलालखोर, हवारी, रज़ाक यानी कि जो एकदम निचली जातियां हैं उनको सैयद, शेख, पठान जातियों के कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं दी जाती। यह जो अंतर है वह उनको बार बार ये एहसास दिलाता है कि वे गरीब हैं, कमज़ोर हैं, निचली जाति के हैं। ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है। मोदी सरकार अपनी योजनाओं का फ़ायदा इन्हीं जातियों के पास लेकर के जा रही है, जिससे उनमें मुसलमानों में अगड़ी जातियों के बजाय सरकार से अधिक जुड़ाव लग रहा है। इसका कारण ये बन रहा है। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि पसमंदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पीछे छूट गए लोग, यानी कि पिछड़े हुए लोग। मुसलमानों के इस तबके को मोदी सरकार अपनी चुनावी रणनीति में लेकर चल रही है। ये स्थिति है सरकार की, बीजेपी की रणनीति की 2024 के लिहाज से। धीरे धीरे इस शो में आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारी सच्चाइयां हैं जिनको आपको जानना चाहिए। मुल्क के लिए जो बेहतर विकल्प है उसके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बेहतर विकल्प क्या है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सच को जानें, सच को परखें। एक प्रयोग यूपी में हुआ मुसलमानों को लेकर के बीजेपी की तरफ से, जिसके नतीजे से लगा कि इस पर बढ़ना बीजेपी के लिए अजेय बीजेपी को बना सकता है। अगर अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी 2050 तक सत्ता में रहेगी तो इस कारण पार्टी की ऐसी रणनीति है जिसका संबंध सरकार से फायदा ले रहे तबकों को लगातार संगठित और मजबूत करने से है। देखेंगे कि बीजेपी के अंदर जो अपर कास्ट मुस्लिम नेता थे उनको हाशिए पर लाया जा रहा है। आपको ये दिखेगा। जो लोग बीजेपी की राजनीति को समझ रहे हैं और बीजेपी में जो बदलाव हो रहे हैं उसको देख रहे हैं, उनको यह बात समझ में आ रही है कि पसमानदा समाज के नेताओं को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस तबके के या वहां तक पहुंचने के लिए जो योजना बनाई गई है वह दो तरह की है। पहली योजना में सुनिश्चित करना है कि समाज के हर परिवार तक, यानी पसमानदा समाज के, सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। और दूसरी योजना में संगठित तरीके से खासकर पार्टी की इकाइयों में पसमानदा नेताओं को नुमाइंदगी दी जाए, यानी कि अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, रज़ाक, राइन, ये सरनेम वाले जो इतने नेता हैं उनको बीजेपी में आप आगे देखेंगे। और सैयद, नकवी, खान, पठान, इन लोगों को पीछे किया जाएगा। बीजेपी की जो मौजूदा रणनीति है उसका ये ताज़ा चैप्टर है और यह 2024 के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। कारण ये है कि इस पसमानदा समाज के बड़े तबके को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बहुत फ़ायदा हो रहा है और ये फ़ायदा कैसा है मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा। बीजेपी की जो 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति है वो अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य देश भर में पसमानदा मुसलमानों के संपर्क में जाएंगे, यह कहा जा रहा है। 1965 की जंग में शहीद हुए परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जैसे पसमानदा समुदाय के नायकों को सम्मानित करेंगे, उनकी जयंती पर समारोह करेंगे। अगर चुनावी आंकड़े से इसका कारण आपके सामने रखूं तो ये जानिए कि लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20% या इससे अधिक है। यानी कि इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होता है
और अगर मुसलमानों का बड़ा तबका बीजेपी से जुड़ता है तो ऐसी कई सीटों पर बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। लिहाजा उसको अगर कुछ हिस्सों में नुकसान होगा तो उसकी भरपाई इन सीटों से हो जाएगी। इसलिए यह सिर्फ कहने वाली नीति नहीं है, बल्कि अमल करने वाली और नतीजा देने वाली साबित हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री पूरी गंभीरता से कहते हैं कि समाज के सबसे पिछड़े तबके तक अपनी पहुंच बनाएं, और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर तबके तक भी आपको जाना चाहिए, पहुंच बनानी चाहिए, तो इसके मायने हैं। इसका असर यह है कि बीजेपी के यूपी सहारनपुर से लेकर के रामपुर और बरेली तक कई पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन किए जा रहे हैं और किए गए हैं। इनमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की है। ऐसे आयोजन हो रहे हैं। वजह यह है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट। मगर 2022 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहे, उसको देखते हुए बीजेपी को पसमानदा समाज में पैठ की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही है। यूपी में 80 लोकसभा सीटों के लिए 1,70,000 से अधिक बूथ हैं और बीजेपी ने अपने संगठनात्मक सर्वे में ये पाया है कि 22,000 बूथ पर उसकी स्थिति कमजोर है। यह बूथ मोटे तौर पर मुस्लिम, यादव और जाटव बहुल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 111 और उसकी सहयोगी आरएलडी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगर इनको लोकसभा सीटों में तब्दील करके आप देखें तो 25 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आरएलडी को बढ़त थी। इसलिए पसमानदा रणनीति पर बीजेपी बहुत तेजी से काम कर रही है, क्योंकि इन सीटों को अपने पाले में लाने के लिए मुसलमान समुदाय की तरफ से वोट चाहिए और उसका कारण सरकार के पास है। सरकारी योजनाओं के फायदे उस समुदाय को पहुंच रहे हैं। उस समुदाय के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिए, और यही प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से, संगठन से कह रहे हैं। बीजेपी की आगे की जो रणनीति होगी वह संतुलन की होगी। इसलिए कॉमन सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे बड़े एजेंडे पर वह देश हित को आगे रखकर चलेगी और मुस्लिम समाज को इसी आधार पर साथ जोड़ने की कोशिश करेगी कि यह देश के लिए अच्छा है, हमारे आपके लिए बेहतर है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का मसला नहीं है। देश में पॉपुलेशन का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए, सभी भाई बहनों के लिए एक तरह कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। क्यों एक धर्म विशेष की महिला को हक नहीं मिले, एक धर्म विशेष की महिला को हक मिले? ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी के, तलाक के, कॉम्पनसेशन के, ये सब नियम जो हैं वो एक से होने चाहिए। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। दूसरी तरफ विरोधी कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है, उस पर हमला कर अपने हिंदू वोट बैंक को संगठित करने की कोशिश भी बीजेपी करेगी। बीजेपी 2024 तक जिस रणनीति पर चलेगी, मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है उसको इस आधार पर लेकर चलेगी कि यह देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और पिछली सरकारों ने, खासकर कांग्रेस ने जो कुछ भी देश के साथ किया है, तुष्टीकरण की नीति विशेष करके, उसको ला करके सामने वो बताएगी कि पिछली सरकारों ने हिंदू समाज का बेड़ा गर्क किया है और यह सरकार आई है तो देश में एक माहौल बना है और वो बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की नीतियों के
तुष्टीकरण मतलब उन तमाम नीतियों का तुष्टीकरण के आधार पर विरोध किया, उनको निशाना बनाया है। राजनीति के लिए कांग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजों के विरासत में आई दिखती है, तोड़ो 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 और राज करो, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर होने की बात नहीं है। इतिहास में जाकर के अगर आप कांग्रेस के सच को टटोलते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको सकते में डालती हैं। और कांग्रेस के बारे में आपकी अगर कोई ऐसी राय है जो कांग्रेस के हक में है तो इन सच को आज आप देखिए ज़रूर। मोदी सरकार, खासकर प्रधानमंत्री, नीति और नीयत की बात बार बार करते हैं। वे कहते हैं कि सरकार का मतलब है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और विपक्ष जो है उस विश्वास पर सवाल खड़ा करता है। इसी विश्वास को आज इस शो में आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए वे बार बार जिक्र करते हैं कि देश में जो भी गरीब और ज़रूरतमंद है, जिसको सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है, वह हिंदू है या मुसलमान, अगड़ा है या पिछड़ा, इस आधार पर सरकार की योजनाएं तय नहीं होती। वह देश का नागरिक है और गरीब है, बस यही एक पैमाना है, यही एक आधार है। सरकारी मदद इसी आधार पर मिलती है, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा इसी मकसद से जाता है जो हाशिए पर बैठा हुआ व्यक्ति समाज का है उस तक। इसलिए यहाँ कोई तुष्टीकरण नहीं है और इसमें किसी तरह का भेदभाव भी नहीं है। आप सुनिए प्रधानमंत्री। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम बीते 8 वर्षों में हमने हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। देशवासियों का जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। दशकों तक जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको भी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागीदार बनाया है। यही कारण है कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा सरकार उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति कर रही है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास का फायदा हर व्यक्ति और हर शख्स को मिलना चाहिए, तो फिर आप समझिए कि नीतियां उस आधार पर तैयार होती। आप सरकार के फैसले और उसकी योजनाओं की असलियत में उतरते हैं तो यह बात समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर देश में आगे बढ़ रहे हैं या देश को आगे बढ़ा रहे हैं जो वंचित समाज के उत्थान के लिए संकल्प के साथ है। उनका ध्यान मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित कर देशोत्त पसमानदा को मुख्यधारा में लाना है, जो बीजेपी अंत्योदय का लक्ष्य है। अगर अंत्योदय को आप जानते होंगे तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मसला इतना ही नहीं है, उन्होंने ईसाई समाज के वंचितों के लिए भी अपनी चिंता जताई है। इसका मतलब यह है कि चुनावी राजनीति में रैलियों और चौराहों पर जो कुछ भी कहा जाता है, असलियत वह नहीं है। सच सरकार की योजनाओं में दिखता है और वो ये है कि जो पीछे है उसको आगे ले आओ, चाहे वह सवर्ण गरीब ही क्यों ना हो।
देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने इरादों के मुताबिक समाज के उत्थान के लिए सत्ता जरूरी है और सत्ता के लिए चुनावी जीत। इसलिए चुनावी हो हल्ला मोदी सरकार की मंशा से काफी दूर है और दोनों में बुनियादी और बड़ा अंतर है। आपको मैं कुछ बातें बताता हूं। मोदी मुसलमान विरोधी हैं, यही कहा जाता है ना। ये जो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है, वह मनमोहन सिंह सरकार ने 2006 में बनवाया। केंद्र में मोदी सरकार के बनने के बाद इस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए बेहतरीन काम किया। जब नजमा हेपतुल्ला इस मंत्रालय को देख रही थी तो यह पीएम मोदी और मुसलमानों के बीच एक सेतु की तरह काम कर रहा था। उस समय मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष योजना चलाने की खातिर मंत्रालय की तरफ से नजमा हेपतुल्ला ने प्रधानमंत्री से 1000 करोड़ का बजट मांगा था। तब नरेंद्र मोदी ने इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए। नतीजा ये था कि इस योजना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई। उनके हटने के बाद नजमा हेपतुल्ला के मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस योजना को आगे बढ़ाया। मदरसों के आधुनिकीकरण के साथ ही इनमें पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार से जोड़ने के लिए सीखो और कमाओ और उस्ताद जैसी योजना शुरू हुई। इन योजनाओं के बारे में आप विस्तार से समझिएगा। लड़कियों के नेतृत्व में क्षमता पैदा करने के लिए नई रोशनी नाम से एक योजना भी शुरू की गई। आप इन योजनाओं से फायदे उठाने वालों की लिस्ट देखिएगा तो आंखें आपकी खुल जाएंगी। चुनावी राजनीति और सरकार की योजनाओं में अंतर होता है और है। यह अंतर उस नारे की तस्दीक करता है जो प्रधानमंत्री बार बार दोहराते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर नरेंद्र मोदी तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ मजबूती से बोलते हैं तो उसके कारण हैं। मैं आपके सामने पसमानदा मुसलमानों की उन 3 मांगों को रख रहा हूं जिनसे आपको यह समझ में आएगा कि कांग्रेस ने आखिर किया क्या। उनकी पहली मांग ये है कि अनुच्छेद 341 के तहत दलित मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए। दलित मुस्लिमों को भी 1936 से 1950 तक आरक्षण मिलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे खत्म कर दिया। किसने कर दिया? कांग्रेस सरकार ने। वे कह रहे हैं कि जैसे सिखों और बौद्धों के लिए आरक्षण फिर से बहाल हुआ, उसी तरह दलित मुस्लिमों को भी मिलना चाहिए आरक्षण। दूसरी मांग, बिहार में जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण का फॉर्मूला लागू किया था उसे अपनाया जाए ताकि किसी भी धर्म अथवा जाति के लोगों में किसी तरह का भय या संशय ना हो। और तीसरी मांग पसमानदा समाज की ये है कि उनके तबके के मुसलमानों के लिए नौकरी के अवसर और MSME सेक्शन के तहत सहायता दी जाए। आपको बता दूं कि मुसलमानों की कई जातियों को आरक्षण के लिहाज से OBC कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन मांग ये है कि जो दलित मुसलमान या दलित ईसाई हैं उनको दलितों के तहत आरक्षण दिया जाए। जैसे हलालखोर, हवारी, रज़ाक, ये दलित कैटेगरी के मुसलमान हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां पड़ी हैं जिनमें इस बात का निवेदन है कि जैसे मौजूदा व्यवस्था में हिंदू दलितों के अलावा बौद्ध और सिख दलितों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है, वैसे ही मुस्लिम और ईसाई समुदाय में भी जो दलित हैं उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जाए। ये वो लोग हैं जिनके पुरखे कभी हिंदू हुआ करते थे। उस समय इनकी पहचान हिंदू दलितों के रूप में थी, मगर बाद में कभी किसी पीढ़ी में उन्होंने अपना धर्म बदलकर इस्लाम या ईसाईयत अपना लिया। हिंदू धर्म छोड़ने के बाद भी वो जाति व्यवस्था से निकल नहीं सके और उनकी सामाजिक पहचान दलित के रूप में ही बनी रही। ये सारे पसमानदा मुसलमानों में गिने जाते हैं जिन तक पहुंचने में मोदी सरकार और बीजेपी पूरी ताकत से जुटी हुई है। इतने सुनियोजित तरीके से टारगेट ओरिएंटेड सरकार की पॉलिसी कभी रही हो तो बताइएगा। और जब कोई सरकार इस तरह की नीतियों के साथ आगे बढ़ती है तो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का मकसद रखती है और सत्ता में बने रहने के लिए फिर आपको चुनाव लड़ने होते हैं। चुनाव के नारों और सत्ता की योजनाओं दोनों के बीच में अगर आपको फर्क नहीं करने आता है तो आपको राजनीति की समझ नहीं है। मोदी सरकार ने देश के हितों और यहाँ के हर नागरिक की बेहतरी को अपनी नीतियों में प्राथमिकता दी है। यहाँ के संसाधन और सरकारी योजनाओं का फायदा सबसे अधिक गरीब तक पहुँचे, इस नीयत से काम किया है। नतीजा ये है कि वह तबका जिसको बीजेपी का विरोधी कहा जाता था,
उसके अंदर भी सरकार के कामकाज को लेकर के एक राय तैयार होने लगी है और वो पॉजिटिव है। वह यह मानने लगा है कि जिस सरकार के आने से उसको अब तक सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा है, उसकी मुश्किलें आसान होती जा रही हैं, उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, उस सरकार के बारे में सिर्फ चुनावी हो हल्ला और विपक्ष के बरगलाने के आधार पर राय नहीं बनानी चाहिए। मुसलमानों को हो रहे फायदे के बारे में बताया जा रहा है और 2024 के लिए एक ऐसा गणित तैयार करने की कोशिश हो रही है जो मोदी सरकार के सत्ता में लगातार तीसरी बार बने रहने को तय कर देगा। ऐसा रिकॉर्ड देश में अभी तक सिर्फ प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पास है। वही थे जो 52, 57 और 62 का चुनाव लगातार जीते थे। नरेंद्र मोदी उस रिकॉर्ड की बराबरी करने की तैयारी में है और उस तैयारी का आधार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों को पहुंच रहा फायदा और ख़ास करके उस फायदे का वो हिस्सा जो पासमानदा मुसलमानों के पास जा रहा है। देश की राजनीति में, खास करके बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। अर्धसत्य में आज इतना ही। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।